डियर स्टूडेंट, अभी हमने पिछले वीडियो में मांग की लोच के मापने की विधियों के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको कीमत और मांग के अलावा यदि किसी भी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो उसे मांग की आय लोच कहते हैं। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। अब दो तरीके की बात आती है कि एक निकृष्ट वस्तु है, जिसको कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निकृष्ट वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं कि जिनका विपरीत संबंध होता है। यदि मांग मूल्य में परिवर्तन होता है तो मूल्य बढ़ते हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है, और मूल्य कम होते हैं तो मांग घट जाती है। उसी प्रकार यदि आय में वृद्धि होती है तो मांग बढ़नी चाहिए, परंतु उसमें मांग कम होती है। क्योंकि यदि व्यक्ति मोटा अनाज खा रहा है, मोटा अनाज को हम निकृष्ट वस्तु मानते हैं, तो यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? मोटा अनाज ना खा करके वो कौन सा अनाज खाना शुरू कर देगा? गेहूं खाएगा। यदि उसकी आय बढ़ती है तो वो रिफाइंड ना खा करके देशी घी खाना शुरू कर देगा। तो कहने का अर्थ यह है, निकृष्ट वस्तु की मांग ओएक्स उपभोक्ता की आय के रूप में गिरती है, जो नहीं बढ़ती है। मांग की एक नकारात्मक आयलोचहीन वस्तुओं से जुड़ी है। हीन वस्तुओं से आयलोच किससे जुड़ी हुई है? हीन वस्तु। जैसे हीन वस्तु मतलब निकृष्ट वस्तुओं से है। आय में वृद्धि में मांग में गिरावट आएगी और अधिक शानदार विकल्प में बदलाव हो सकते हैं। मांग की एक सकारात्मक आयलोच सामान्य वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है। आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि होगी। यदि आय बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी। यदि किसी वस्तु की मांग की आय लोच एक से कम है तो यह आवश्यक है। यदि मांग की एक से अधिक है तो यह लग्जरी, अच्छा, बेहतर वस्तु है। मांग की शून्य आयलोच तब होती है जब आय में वृद्धि के अच्छे की मांग में बदलाव में जुड़ी नहीं होती है। मांग की शून्य आयलोच किस में होती है? जबकि आय में वृद्धि होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नमक है। नमक का मतलब, नमक आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आप आय कम होती है जब करते हैं, और जब आय में वृद्धि हो जाती है तो आप सब्जी में दुगना नमक नहीं डालते हैं। तो मांग की आयलोच शून्य होती है ऐसी स्थिति में। इसके बाद आता है मांग की आयलोच का उपयोग भविष्य की खपत के पैटर्न के संकेत के रूप में और फर्मों के निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चयनित आय लोच से पता चलता है कि उपभोक्ता के बजट का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल, रेस्तरां, भोजन, तंबाकू और मार्जरीन के लिए एक छोटा सा हिस्सा खरीदने के लिए समर्पित होगा। आयलोच जनसंख्या, आय वितरण और उत्पाद की बिक्री के अंश से भिन्न आय वर्ग के खरीदारों के लिए निकटता से संबंधित है। विशेष रूप से जब एक निश्चित आय वर्ग में एक खरीदार को आय में वृद्धि का अनुभव होता है तो उत्पाद की खरीद से उनके नए आय वर्ग पे व्यक्तियों के मिलान के लिए परिवर्तन होता है। यदि आय में हिस्सेदारी की लोच को परिभाषित किया जाता है तो आय में लोच में प्रतिशत में वृद्धि को नकारात्मक आय में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। आय लोच कुछ संगणना के बाद आय शेयर लोच में के अपेक्षित मूल्य के साथ खरीदारों की आय वितरण का संबंध में अपेक्षित मूल्य बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो मांग की आयलोच होती है वो निवेश निर्णयों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करती है कि कौन सी वस्तु कौन से वर्ग, उपभोक्ता वर्ग के द्वारा खरीदी जा रही है, जिनकी आय अधिक है या आय का वितरण समान है। यदि आय का वितरण समान होगा तो लग्जरी वस्तुओं की खरीद नहीं होगी, परंतु यदि आय का वितरण समान नहीं है तो लग्जरी वस्तुओं की खरीद में वृद्धि होगी, क्योंकि आय स्तर बढ़ेगा तो लग्जरी
वस्तु की खरीद में वृद्धि होगी। तो ये आय वर्ग व्यक्तियों के, यदि आय बढ़ जाती है, जो लोगों को पहले कम आय मिलती थी, यदि उनकी आय में वृद्धि हो जाती है, तो जो लग्जरी वस्तु खरीदने वाला वर्ग था उसमें भी वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आय लोच की गणना की जाती है। इसके बाद आता है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। ये संबंधित वस्तु x की कीमत में किसी दिए गए अनुपातिक परिवर्तन के लिए y की मांग में मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है। क्रॉस या आड़ी या तिरछी लोच का मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु की मूल्य में परिवर्तन होते हैं तो उससे संबंधित वस्तु के मूल्य मांग में क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या कहलाती है, मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहलाती है। ये अपने स्थानापन्न पूरक के मूल्य में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग की मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन का एक उपाय है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, मतलब जब यदि संबंधित वस्तु चाहे वो स्थानापन्न वस्तु हो या पूरक वस्तु हो, तो एक मूल्य में परिवर्तन होने पर, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। मांग की क्रॉस लोच, ये फर्ग्यूसन अर्थशास्त्री ने यह परिभाषा दी है। मांग की क्रॉस लोच एक अच्छी संबंधित y की कीमत में दिए गए सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न x की अच्छी मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन है। और लिबाफेव्स्की द्वारा दी गई परिभाषा यह है कि मांग की क्रॉस लोच x की कीमत में परिवर्तन करने के लिए y की खरीद की जवाबदेही का एक पैमाना है। तो इस तरीके से मांग की आड़ी या तिरछी लोच की गणना की जाती है। अब आता है मांग की आड़ी या तिरछी लोच के प्रकार। सकारात्मक, जब माल एक दूसरे के विकल्प होते हैं तो मांग की क्रॉस लोच सकारात्मक होती है। मतलब यदि चाय के मूल्य बढ़ जाएंगे तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। जब y की कीमत में वृद्धि से x की मांग में वृद्धि होती है, जैसे चाय की कीमत में वृद्धि के साथ कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, तो क्योंकि वो स्थानापन्न वस्तु है, एक वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे तो दूसरी वस्तु के मांग में वृद्धि होगी। नकारात्मक, पूरक वस्तुओं के मामले में मांग की क्रॉस लोच नकारात्मक है। एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग में समानुपातिक गिरावट आती है, क्योंकि दोनों ही संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं। ये मांग वक्र की तरह है जैसे पेट्रोल और कार के है। यदि मान लीजिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, P से P1 हो जाते हैं, तो कार की मांग कम हो जाएगी, M से M1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की संयुक्त मांग है। शून्य से मतलब है क्रॉस की मांग की लोच शून्य है जब दो समान एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। जब कोई एक दूसरे से संबंध नहीं होता तो मांग की लोच क्या होगी, शून्य होगी। कार की कीमत में वृद्धि से कपड़े की मांग कोई प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार क्रॉस लोच क्या होगी, शून्य होगी। और इसे हम इस डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। इसलिए यह माल की प्रतिस्थापन पर निर्भर करता है। यदि प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन योग्यता परिपूर्ण है तो क्रॉस लोच अनंत है, और यदि दूसरी ओर प्रतिस्थापन क्षमता मौजूद नहीं है तो क्रॉस लोच शून्य है। संयुक्त रूप से मांग की गई वस्तुओं की तरह पूरक वस्तुओं के मामले में पार लोच नकारात्मक होती है। नकारात्मक का मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया कि जैसे मांग वक्र होता है कि एक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी आएगी, क्योंकि वो संयुक्त रूप से मापी जाती है। एक कमोडिटी x की कीमत में वृद्धि का मतलब न केवल x की मात्रा में कमी होगी बल्कि y की मांग की मात्रा में भी कमी होगी, क्योंकि दोनों की मांग एक साथ मानी जाती है। और यदि आप शून्य लोच के बारे में अध्ययन करते हैं तो शून्य क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो। जब ज़ीरो होगी तो मतलब है कि वो वस्तुओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ना तो वो प्रतिस्थापन है ना ही वो
पूरक वस्तुएं हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुएं अलग अलग होती हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। तो इस तरीके से